एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 है। ये कार्यपालिका, इसकी बहुत डिमांड थी तो इसे मैंने बनाने की कोशिश की है। दोस्तों ये जैसे कि ये टॉपिक है, अगर आपको कार्यपालिका समझ में आ गया तो आपको विधायिका भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, विधायिका समझ में आएगा तो न्यायपालिका अच्छे से समझ में आएगा। ये जो टॉपिक हैं तो वैसे अलग अलग, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन है एक। तो ये कनेक्शन अगर हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से तो हम सभी चैप्टर को बिल्कुल ईजीली कर लेंगे। दोस्तों क्या है कि याद करना तो हर कोई याद कर लेगा, रट्टा लगाना याद करना ये कोई मतलब मैं नहीं मानता कि कोई सीखने की विधि है। सबसे बेटर ये है कि समझना। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ लोगे तो आपको हमेशा के लिए ये काम आएगी, आप किसी दूसरे को बता पाओगे। अगर आप याद करोगे तो कब तक याद कर लोगे। तो दोस्तों इसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये इस पार्ट में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, हालांकि मैं सिर्फ कार्यपालिका का इंट्रोडक्शन दूंगा इस पार्ट में। अगर ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको तो नेक्स्ट पार्ट जो मेरा होगा वो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वो जो पार्ट होगा वो पूरा मेनली कार्यपालिका पे होगा। लेकिन इसमें कार्यपालिका को थोड़ा सा हमें समझना है और मैं आज का वीडियो अपना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं कार्यपालिका होती क्या है। तो चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, 4th चैप्टर है, क्लास 11th का है। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिख रखा है कि सरकार के 3 अंग कौन से हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी है, ये तो सभी को पता होता है कि 3 अंग कौन कौन से हैं। पहला दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे विधायिका, दूसरा क्या है कार्यपालिका और तीसरा क्या है न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वहाँ पे मैं उसे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में अगर मैं समझाऊँ तो इतना है कि विधायिका कानून का निर्माण करती है। क्या करती है दोस्तों? विधायिका कानून बनाती है। हमारी संसद वगैरह से जो कानून बनते हैं वो, ठीक है। सेकंड जो है कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका दोस्तों क्या है, जो विधायिका ने जो कानून बना दिए, कार्यपालिका का काम है कि अब ये उन कानूनों को क्या करेगी, लागू करवाएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका आपको पता है हमारी जो कोर्ट वगैरह वो सब उसके तहत आ जाती है, उसका काम होता है इंसाफ करना, न्याय देना। तो तीसरा काम इसका अगर मैं बताऊं तो इसका काम होता है इनकी समीक्षा करना। कोर्ट के पास एक अधिकार होता है न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी आप पढ़ोगे, 6ठे चैप्टर में पढ़ोगे आप ये न्यायपालिका वाले में। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि अगर कोई कानून सरकार ने बना दिया है तो उसमें अगर कोई कमी है और न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका क्या है, कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कार्यपालिका क्या है। अब कार्यपालिका कई तरह की है, उसमें बहुत सारी बेसिक बातें हैं, वो सारी चीज़ें आप समझ लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों देखते हैं कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। हाँ, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में प्रतिदिन लागू करते हैं। यानी डेली लाइफ में ये जो कायदे कानून लागू किए जाते हैं उसको हम कार्यपालिका कहते हैं कि कार्यपालिका के द्वारा होता है। सरकार में भी वह अंग जो नियमों, कायदे कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो दोस्तों शायद आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में ना आया हो, ये किताबी बातें से लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे बस आप इतना समझ लो कि जो डेली रूटीन में जो कार्यपालिका है वो कानूनों को लागू करती है। इसके बाद यहाँ से एक चीज़ देखना, मैंने इसे 2 जगह डिवाइड कर रखा है। कार्यपालिका अगर मैं बताऊँ तो 2 तरह की कार्यपालिका है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा स्थायी कार्यपालिका। ये दोस्तों मैंने एनसीईआरटी में से ही लिखी है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखो राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, यानी जो शासन जो चलाया जाता है दोस्तों 2 तरीके से चलाया जाता है कायदे कानूनों को। एक तो भाई राजनीतिक कार्यपालिका में आ जाएगा हमारी सरकार आ जाएगी, हमारे प्रधान आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, हमारे नेता वगैरह, ये सभी क्या हो जाएंगे राजनीतिक कार्यपालिका। ये जो होती है राजनीतिक कार्यपालिका ये परमानेंट नहीं होती है,
और दूसरी तरफ है स्थायी कार्यपालिका यानी परमानेंट कार्यपालिका, जैसे सिविल सेवा के सदस्य यानी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस अधिकारी हो गए, ये सारे आ जाते हैं। सरकारी कर्मचारी ले लो, आप जैसे देखते हो कि किसी विद्यालय में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कौन नियम वगैरह देखेगा, हमारे प्रिंसिपल वगैरह कुछ रूल्स बनाते हैं और सभी टीचर्स वगैरह उनको मिलके फॉलो करते हैं। तो ये यानी कि वहाँ का सिस्टम कौन चला रहा है, वहाँ के स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल चला रहे हैं, यानी वो स्कूल की कार्यपालिका हो गई। अगर किसी हॉस्पिटल में आप देखते हो तो वहाँ पे डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, बड़े बड़े डॉक्टर भी होंगे, कुछ नर्स होगा, कुछ स्टाफ होगा, हर तरह से मतलब मिलकर हॉस्पिटल चल रहा होगा, तो वहाँ की कार्यपालिका हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो स्थायी कार्यपालिका होती है, ये इसीलिए हम इसको स्थायी कहते हैं क्योंकि ये जो अधिकारी होते हैं ना, ये पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, पढ़ लिख कर मेहनत करके आते हैं और एक बार जब ये नौकरी में लगते हैं तो इनकी एक एज तय होती है कि 60 साल 62 साल जो भी है, इतने साल तक ये नौकरी में रहेंगे, इसीलिए इसको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन हम इसको स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक को क्यों नहीं कहते? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पीएम बन गया कोई, मान लो, तो ज़रूरी है क्या कि वो 60 साल 62 साल तक वही पीएम रहेगा? कोई ज़रूरी नहीं है। 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, हो सकता है वो 5 साल से पहले भी हट सकता है, हो सकता है वो 5 साल सरकार चला ले, उसके बाद दूसरी सरकार आ जाए। कोई नेता है, कोई मंत्री है, एक बार जीत गया तो क्या गारंटी है इस बात की कि वो 60 62 साल तक वही नेता रहेगा, वही जीतता रहेगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इधर क्या होता है स्थायी कार्यपालिका में, यहाँ पे जो एक आदमी अगर नौकरी पे लगता है तो उसकी एक ये गारंटी तो होती ही है कि वो 60 62 साल तक नौकरी करेगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं, आप ये मत कह देना कि कोई सस्पेंड हो जाए या कोई ऐसा काम कर दे तो वो कैसे नौकरी करेगा, तो वो तो उसके अपवाद होंगे। लेकिन इनका फिर भी एक फिक्स कार्यकाल जरूर रहता है, इनका उतना बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, इसीलिए मतलब काम दोनों ही करते हैं। लेकिन एक राजनीतिक कार्यपालिका हो गया और एक स्थायी कार्यपालिका हो गया, तो इसमें सारे सरकारी कर्मचारी वगैरह, अधिकारी, बड़े अधिकारी, ये सारे स्थायी कार्यपालिका में आ जाएंगे। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। यहाँ अगर आप समझ जाओगे तो आपको आसान लगेगा आगे का चैप्टर। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका, आपको पता है कि नेता वगैरह ये भी देश चलाने में सहायता करते हैं, देश चलाते हैं, नियम बनाते हैं और उन सारी चीज़ों को लागू करवाते हैं, और ये भी हैं जो इन सारी चीज़ों को चलाते हैं। ठीक है, देश जो चलता है वो इन सभी की मदद से चलता है। अब दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि जो नेता है वो देश के लिए रूल्स बना देगा और उसको लागू करवा देगा या कोई नई पॉलिसी ले आएगा तो ये तो हो जाएगा, लागू कौन करेगा? उनको यही सरकारी कर्मचारी तो करते हैं। और मेन चीज़ दोस्तों एक चीज़ ये है कि ये जो नेता होते हैं इनकी क्वालिफिकेशन पे भी एक बात ये होती है कि इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। हो सकता है कोई नेता बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है कि कोई नेता बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, तो ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, इनकी तो पूरी फिक्स एक ये है कि भाई इस पद के लिए ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जिसके पास ये क्वालिफ़िकेशन, ये हुनर और ये टेक्निक्स और नॉलेज है वही इन पे बन सकता है। तो ये जो काम है दोस्तों ये बहुत मुश्किल है बाकायदा इस काम के मुकाबले। ठीक है, हालांकि वैल्यू क्या होती है इनकी ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन देखते हैं आगे दोस्तों क्या है। ये पूरा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा वहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ से पहले मैं बता देता हूँ कि हमने क्या सीखा है। विधायिका कार्यपालिका बता दिया। कार्यपालिका को अगर हम देखें दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। एक राजनीतिक कार्यपालिका बता दिया जिसमें नेता वगैरह आ जाते हैं, दूसरा स्थायी कार्यपालिका बता दिया जिसमें हमारे सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं। सेकंड पेज है दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कहते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के कार्यपालिका है, यानी जो रियल के जो शक्तियाँ होती है ना वो हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन जो नाम मात्र की कुछ शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो ये सारी कहानी हमें बस यही ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका है। यानी जो भी काम होते हैं वो होते तो राष्ट्रपति के नाम पर है, लेकिन उसके लिए काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट करती है। अब देखते हो पीएम यहाँ चले गए, पीएम ने वहाँ दौरा करा, उस देश से ये समझौता करा, पीएम नई पॉलिसी लेके आए, पीएम ने ये कर दिया वो कर दिया, 50 तरह की हम बातें पढ़ते हैं। ये सारा काम कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट यानी उसके जो सारे नेता उनके साथ मिलकर करता है, लेकिन बाद में जो काम होता है उसमें सिग्नेचर वगैरह वो राष्ट्रपति के वहाँ चलते हैं। तो इसलिए मेन काम जो था वो प्रधानमंत्री का था, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका दोनों का यहाँ पे महत्व है। इसके बाद है भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हाँ, संसदीय, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, ये सारी चीज़ें हैं
वो सब छोड़ो, मैं उसे डिटेल में आगे बताऊंगा। बस इतना याद रखना कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। आपको पता है हमारे देश में एक संसद होती है, राज्यसभा लोकसभा उसके 2 सदन होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से ये सिस्टम चलता है। तो हमें बस एक लाइन में याद रखना है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 लेवल पे बांटूँ कार्यपालिका को, तो एक हो जाएगा केंद्र के स्तर पे कार्यपालिका, यानी कि जो काम चलेगा वो 2 तरीके से चलता है। सरकार भी जो होती है हमारी 2 तरह की सरकार होती है, एक तो केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है। तो केंद्र और राज्यों में काम तो होता है, वो काम कैसे होगा, तो केंद्र की जो स्तर की जो कार्यपालिका है इसमें सारे बड़े हमारे नेता आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति हो गया हमारा, प्रधानमंत्री हो गया, और प्रधानमंत्री की कैबिनेट हो गई। ये सारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केंद्र के स्तर पे कार्यपालिका। और अगर मैं इसी को राज्य के स्तर पे देखूँ तो राज्यों में प्रधानमंत्री नहीं होता, राज्य का तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य में राष्ट्रपति नहीं होता, राज्य में तो गवर्नर वगैरह होते हैं, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, ठीक है। हाँ, कैबिनेट होती है। कैबिनेट क्या होती है, एक तो ये यहाँ पे मंत्रिपरिषद होती है और यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद होती है। अंतर क्या है दोनों में दोस्तों, बस अंतर ये है कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है सारे देश का काम देखती है, और ये जो है ये केवल अपने राज्यों का काम देखते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री होते हैं ये केवल राज्य के मंत्री होते हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ये पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ये जो गवर्नर होता है ये केवल राज्यों का अपने गवर्नर होता है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति होता है ये पूरे देश का राष्ट्रपति होता है। ये जो कैबिनेट होती है ये अपने राज्य के लिए होती है, लेकिन इधर जो कैबिनेट है ये पूरे देश के लिए है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे कैसे होता है ये सब। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये अगर आपको आनी चाहिए, वैसे ये सारी चीज़ें नहीं अगर आती हैं तो यहाँ पे समझ लेना मेरे इस वीडियो में। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। यानी जो हमारी संघ की यानी संघ का मतलब केंद्र, अभी मैंने यहाँ बताया आपको केंद्र, संघ को केंद्र कहते हैं, यानी यहाँ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के काम और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री के काम, ये सब डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ से मैंने कुछ बेसिक बताया। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी की बुक से एक क्लिक ली थी, उस क्लिक से देखते हैं कि इसमें भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं। कार्यपालिका के प्रकार दे रखे हैं इसमें। पहला जो है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर, यानी जहाँ पे कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं, और एक है एक व्यक्ति के नेतृत्व पे। तो ये देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से मैं आपको फिर से बेसिक समझा देता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताऊँगा। यहाँ सिर्फ बेसिक है, आप ये चीज़ आपको अगर कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब आप कार्यपालिका को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। संसदीय व्यवस्था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत ने इसी व्यवस्था को अपना रखा है, संसदीय व्यवस्था। यहाँ देखो दोस्तों क्या होता है संसदीय व्यवस्था में दोस्तों, क्या होता है कि सरकार के प्रमुख को, जो सरकार का जो मेन होता है, हेड होता है, उसको क्या कहते हैं, आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। तो दोस्तों बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में भी क्या है, संसदीय व्यवस्था है, और सरकार का जो हेड होता है यानी सरकार का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। बिल्कुल सही है। विधायिका में अगर हम देखें, लोकसभा में अगर हम देखें तो लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है वही तो अपना प्रधानमंत्री बनाता है। यानी कि अगर जैसे आज के टाइम पे देखें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये वही दल तो है जिसको बहुमत है। कांग्रेस का कोई नहीं है पीएम, क्यों, कांग्रेस को बहुमत नहीं है। तो ये हो जाता है दोस्तों इस तरीके से। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, जाहिर सी बात है कि वो अपनी विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये इसका पॉइंट नीचे था, वो क्लिक मैंने नहीं ली है, तो यहाँ से बस इतना समझ लो। यहाँ से क्या समझना था, ये समझना था कि संसदीय व्यवस्था इसमें क्या होता है, और हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था जिस देश में होती है उस देश में प्रधानमंत्री मेन होता है। अब देखते हैं दोस्तों अर्ध अध्यक्षात्मक। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, यानी वो सरकार के प्रति जिम्मेदार रहेगा। सरकार का जो हेड होगा, सरकार का सबसे जो बड़ा होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति जो होगा वो पूरे देश का होगा। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये अर्ध अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक में देखते हैं राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, जो भी होगा प्रेसिडेंट, वही सरकार का भी प्रमुख होगा, यानी वही सरकार का प्रमुख है, वही देश का मेन है।
यहाँ पे क्या था, देश का तो मेन था लेकिन सरकार का मेन नहीं था, सरकार का मेन था पीएम, प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति ही देश का भी प्रमुख है और राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, डायरेक्ट होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है यहाँ पे। जैसे अमेरिका जैसे देशों में अध्यक्षात्मक है, कहीं पे संसदीय है, कहीं अर्ध अध्यक्षात्मक है। ये सारा जो टॉपिक्स हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से इनका जवाब लिखूंगा। तो दोस्तों ये मैंने कार्यपालिका का कुछ बेसिक बताया है। अगर आपको ये बेसिक नहीं आता था तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो से इस बेसिक के बारे में बहुत छोटी छोटी बातों को जान लिया होगा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होता है, कार्यपालिका को किस तरीके से हम बांट सकते हैं और हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, राष्ट्रपति की क्या वैल्यू है कार्यपालिका में, हमारे देश में पीएम की क्या वैल्यू है, और परमानेंट और टेम्परेरी कार्यपालिका कौन सी है, ये सारे जान गए होंगे आप। और यहाँ से ये 3 तरह की जो शासन व्यवस्था होती है, जैसे कि संसदीय होती है कहीं पे, कहीं अध्यक्षात्मक होती है, कहीं अर्ध अध्यक्षात्मक होती है। इन तीनों के बारे में भी आप हल्का हल्का जान गए होंगे। तो आज के वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफ़ी। अगर हम ये जान गए तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की शक्तियाँ और एक एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है सभी बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हालांकि मुझे कमेंट मिले हैं पिछले कुछ वीडियो से मैं उनसे, और मुझे अच्छे कमेंट मिले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और उससे फिर मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों धन्यवाद।